हेलो गाइस, आई एम एके गौतम एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल एके लीगल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूसीसी। दिस इज अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब जैसे नाम से ही पता पड़ा है, यूनिफॉर्म यानी कि समान, सिविल कोड समान नागरिक संहिता। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है समान नागरिक संहिता, यानी कि सबके लिए एक जैसा कानून। किसी के लिए अलग अलग जैसा कानून होने चाहिए। जो सिविल कोड है, मतलब कि जो सिविल लॉ है, वो हमारे यूनिफॉर्म होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए सबके लिए। तो जनरली बात करें तो दो तरह के लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ जो है इंडिया में, वो सब पे एक जैसे अप्लाई होते हैं। जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ये जितने भी क्रिमिनल लॉ हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी ने किसी मर्डर करा, तो उस पे वही सेक्शन अप्लाई होंगे जो सबके लिए हैं। इंडियन पेनल कोड पूरे इंडिया में लागू है, तो क्रिमिनल लॉ सबके लिए सेम है। तो क्या इसका मतलब सिविल लॉ अलग है सबके लिए? जी देखिए, पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। सिविल लॉ में भी काफ़ी लॉ ऐसे हैं जो सब पे एक जैसे एप्लीकेबल होते हैं। सिविल लॉ में काफ़ी लॉ ऐसे हैं जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज लॉ, प्रॉपर्टी, बहुत सारे लॉ ऐसे हैं जो तो बस क्या चीज़ है जो अलग है? तो इसका जो एग्जेप्शन है सिविल लॉ का, वो है पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ इंडिया में सबके अलग अलग। अब पर्सनल लॉ में क्या क्या कवर होता है? पर्सनल लॉ में कवर होते हैं मैरिज से रिलेटेड, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड एडॉप्शन। इन सबसे रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो पर्सनल लॉ में आते हैं। ये ज्यादातर जो जितने भी ये मैरिज वगैरह सब सब अपने धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, अपने रिचुअल्स के अकॉर्डिंग करते हैं। तो ये सबके पर्सनल लॉ अलग अलग बने पड़े हैं, हिंदुओं के लिए अलग, मुस्लिमों के लिए अलग, पारसियों के लिए अलग, क्रिश्चियन के लिए अलग। तो इसलिए ये मांग उठती रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, कि सबके एक जैसे लॉ होना चाहिए। क्योंकि जुडिशरी में काफी प्रॉब्लम भी आती है इस चीज को लेके। तो चलिए बात करते हैं इसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म के सिविल कोड का मतलब को समझते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, इंडिया में एक लॉ होना चाहिए जो सब पे लागू हो, एक जैसा एप्लीकेबल, बिना किसी की ये परवाह किए है कि उस पर्सन का रिलीजन क्या है। मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन, इन जैसे मैटर में सबका एक जैसा लॉ होना चाहिए, हर धर्म का। और फिर जैसे कि ये जो लॉ हैं, इंडिया में इतने सारे पर्सनल लॉ हैं हर कम्युनिटी के अलग अलग। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, एंड द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, एंड सो ऐसे बहुत सारे वुड बी डिसोल्व, वो सारे डिसोल्व हो जाएंगे। एंड एक कॉमन सिविल लॉ होगा जिसे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, और इन मैटर में वो डील करेगा। तो सिविल कोड जनरली यही बात करता है कि सबका एक जैसा लॉ होना चाहिए, सिंगल लॉ होना चाहिए पूरे इंडिया में। जो बात चलती है वन नेशन वन लॉ की बात। चलिए पहले इसकी अब हिस्ट्री को जानते हैं कि इसकी हिस्ट्री है क्या, कि ये कहाँ से इसकी बातें उठी। हिस्ट्री की बात करें तो अंग्रेजों के ज़माने से, ब्रिटिश जब इंडिया में थे, जब से ही इस पे चर्चा रही है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1985 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, यूनिफॉर्मिटी इन कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। इंडिया में लॉ बनाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए वो कोडिफिकेशन करती है और रिपोर्ट सबमिट करती है। तो वो जो ब्रिटिशर्स हैं वो क्राइम्स, एविडेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट पर सेम लॉ बनाती है, लेकिन हिंदू एंड मुस्लिम के पर्सनल लॉ को ये कोडिफिकेशन से बाहर रखती है। क्योंकि ब्रिटिशर्स भी क्या थे, रिलीजन मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ प्रॉफिट कमाना था इंडिया से। उन्हें बस प्रॉफिट से मतलब था, वो इंडिया में प्रॉफिट कमाने आए थे और उनसे मतलब था। उन्होंने ये जो रिलीजियस मैटर थे, क्योंकि लोग सेंटिमेंटल होते हैं अपने रिलीजन के लिए, इन्हें बाहर रखा गया कोडिफिकेशन से। और बाकी सबके लिए सेम लॉ बनाए, क्राइम, एविडेंस, कॉन्टेक्ट से रिलेटेड। एंड इंडिपेंडेंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट करते टाइम भी सबके अलग अलग व्यूज थे यूसीसी पर। कुछ मेंबर्स का तो ये कहना था कि यूसीसी प्रैक्टिकल और प्रिफरेबल नहीं होगा इंडिया में जैसी, क्योंकि इस कंट्री में बहुत डाइवर्सिटी है, इतने सारे रिलीजियस हैं, कस्टम्स हैं, और सबके अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से सबके अलग अलग रिचुअल्स हैं। और इतने बड़े सेक्टर में एक यूसीसी लाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जबकि कुछ मेंबर का ये मानना था कि यूसीसी हारमोनी, यार यूसीसी से हारमोनी आएगी एंड वेरियस कम्युनिटीज में एकता आएगी, मॉडर्निटी की तरफ ये वर्क करेगा। वहीं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज इक्वल vocal on issue and felt that UCC was not in a imposition but mainly a proposal। तो कहते हैं कि ये बस एक प्रपोजल है यूसीसी। एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं
I don't think that at the present moment the time is ripe in India for me to try the push to throw. ये प्रेजेंट टाइम उन्होंने लिखा था वहीं। और ये जो टॉपिक रहा यूसीसी, उसमें पार्लियामेंट में ये भी डिबेट रही कि ये फंडामेंटल होना चाहिए या डायरेक्टिव प्रिंसिपल होना चाहिए। और काफी डिबेट के बाद वोट से ये निर्णय हुआ कि इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाना चाहिए। और आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी की बात की गई। अब आर्टिकल 44 है क्या कॉन्स्टिट्यूशन का, चलो ये भी देख लेते हैं। आर्टिकल 44 कहता है of the constitution state that the state shall endeavor to secure the citizen a uniform civil code throughout the territory of India। सेक्शन 44 ये कहता है, मतलब स्टेट फ्यूचर में ये प्रयास करेगा कि वो पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाए। अब क्वेश्चन ये है कि इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्यों रखा गया, फंडामेंटल राइट में क्यों नहीं गया। देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो रहा था तब देश की कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो देश में यूसीसी को एक्सेप्ट कर सके, कि जो हमारे देश के जो लोग थे वो यूसीसी को एक्सेप्ट कर सके। हालांकि अभी भी नहीं है पूरी तरीके से। तो देश में इतनी डाइवर्सिटी थी, हर कोई अपने रिलीजियस के लिए सेंटिमेंटल था, अब भी है। तो लेकिन इसलिए यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा गया कि जब हमारा देश इस चीज के लिए कैपेबल हो जाएगा, इतना मॉडर्न हो जाएगा कि वो यूसीसी को एक्सेप्ट कर सके, तो स्टेट को ये यूसीसी लाना चाहिए। तो इसलिए अब चर्चा में इसलिए ज्यादा है क्योंकि रिसेंटली जो 22nd लॉ कमीशन ने उसने 14 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सब लोगों से ओपिनियन मांगे हैं, पब्लिक ओपिनियन मांगे हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूट से भी ओपिनियन मांगे हैं, उन्हें कमेंटेड यूसीसी पर रिकमेंडेशन के लिए। तो अब इससे ये चर्चा इसलिए होगी कि अगर यूसीसी आने वाला है कि नहीं आने वाला, ये तो देखो अभी कंफर्म है नहीं कि आने वाला है, क्योंकि इस पर चर्चा शुरू से ही चलती रही है। लेकिन रिसेंटली जो चर्चा में है वो इसी वजह से है कि लॉ कमीशन ने सबके व्यू मांगे हैं। अब जब हम यूसीसी की बात कर रहे हैं तो अब बात करते हैं एक केस की, जो कि बहुत जरूरी है। यूसीसी की बात हो और ये केस ना हो, मोहम्मद शाह खान वर्सेस शाहबानो बेगम। देखिए, इस केस में क्या था, शाहबानो नाम की एक औरत थी, ये जो औरत है शाहबानो नाम है इनका, शाहबानो नाम की एक औरत थी जिनको अपने पति से शादी के 40 साल बाद, इवन 4-5 बच्चे होने के बाद वो दूसरी शादी कर लेते हैं। वो जब भी साथ रह रहे होते हैं लेकिन उसको कम से कम 40 साल बाद उन्हें डिवोर्स दे देते हैं उनके पति। अब इनके पति जो होते हैं वो जाने माने वकील होते हैं काफी। तो ये अपने खर्चे के लिए एक केस डालती है 125 सीआरपीसी में। 125 125 सीआरपीसी की बात करता है मेंटेनेंस की। मतलब कोई भी माँ बाप या वाइफ वगैरह जो अपने आप को मेंटेन करने की कैपेसिटी में नहीं है, तो वो मेंटेनेंस ले सकती है अपने हस्बैंड से। तो 125 इसकी बात करता है मेंटेनेंस की। काफी बड़ा सेक्शन है, डीपली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये सिंपली मेंटेनेंस की बात करता है। अगर कोई अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता तो वो अपने पति से ले सकता है, माँ बाप अपने बच्चे से ले सकते हैं, इस तरह की ये बात करता है। तो इन्होंने ये केस डाला। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस जीत जाती हैं, इन्हें मेंटेनेंस मिल जाता है। कुछ दिनों बाद ये हाई कोर्ट में भी अपना मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए जाती हैं, उनका हाई कोर्ट से भी इन्हें रिलीफ मिल जाती है। फिर ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी वकील की दलील ये होती है उनके पति की तरफ से कि मेहर देने के बाद वो मेंटेनेंस नहीं देगा। कि मुस्लिम लॉ में मेंटेन मेहर का प्रोविजन है कि वो मेहर जब देते हैं लेकिन वो मेंटेनेंस नहीं देते। मुस्लिम पर्सनल लॉ में सिर्फ जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ इद्दत की मियाद तक दिया जाता है, यानी कि 3 महीने तक मेंटेनेंस देना होता है, उसके बाद नहीं देना होता। लेकिन कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन यही रहती है कि जो 125 है ये क्रिमिनल नेचर का वो है, सीआरपीसी बात करता है। और ये इसलिए एक सेकुलर एक्ट है सीआरपीसी, और ये जो सेक्शन है जिसके अंदर वो मांग रहे हैं मेंटेनेंस, ये वो मांग रहे हैं, पर्सनल लॉ में नहीं आता, उन्होंने 125 के अकॉर्डिंग मांगा। तो सुप्रीम कोर्ट इनके उसमें फैसला दे देता है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जो मतलब काफी मुस्लिम ऑल मुस्लिम बोर्ड जो होते हैं और ये काफी मतलब धीरे धीरे आंदोलन से खड़ा होता है, इसकी काफी क्रिटिसिज्म होता है अदालत की, कि सबको लगता है कि हमारे पर्सनल लॉ पे काफी अटैक हुआ है। और इसका ये नतीजा निकलता है कि राजीव गांधी की जो सरकार होती है वो इस जजमेंट की नलीफाई करने के लिए वो लॉ लाते हैं, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। उस एक्ट के आने के बाद ये इस जजमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है, नलीफाई हो जाती है और वो मेंटेनेंस से बाहर कर देते हैं
मुस्लिम महिलाओं को। तो इसलिए इसके और क्योंकि इस केस में सुप्रीम कोर्ट यूसीसी का जिक्र करते हैं कि यूसीसी लाना चाहिए। अब देखते हैं यूसीसी की मेरिट एंड डीमेरिट्स के बारे में। पहले मेरिट देखते हैं। तो अगर यूसीसी आता है तो जेंडर इक्वलिटी, क्योंकि किसी भी धर्म में अगर देखा जाए तो वुमेन्स को वो राइट्स नहीं मिल पाए हैं जो एज कम्पेयर टू मेन्स। जेंडर इक्वलिटी आएगी क्योंकि इतने सारे लोग हैं, हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, सबके हैं। इवन हिंदुओं में खुद क्या कहते हैं, वो पूरे हिंदुओं पे एप्लीकेबल नहीं होता, सब अपने कस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग वो करते हैं। तो डाइवर्सिटी काफ़ी है। एक तो जेंडर इक्वलिटी आएगी और नेशनल इंटीग्रिटी हो सकती है, एक बूस्ट मिलेगा नेशनल इंटीग्रिटी में। और प्रमोट करेगा ये सेकुलरिज्म को, जो रियल सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म की तरफ ये जाएगा कि रिलीजन बेस्ड सारी चीज़ें हो जाएंगी और लॉ बनेगा सेकुलरिज्म के बेस। सोशल रिफॉर्म होंगे क्योंकि हाँ भाई, सबके जो धार्मिक लॉ हैं वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं और उनमें काफ़ी सुधार की ज़रूरत तो है। अब सबको अलग अलग सुधार करने के लिए एक सोशल रिफॉर्म हो जाएगा अगर कोई नया एक्ट बनता है। मॉडर्निटी की तरफ एक स्टेप होगा। लेकिन वहीं अगर इसकी डीमेरिट की बात करें तो डीमेरिट भी इसकी काफ़ी है। ए थ्रेट टू कम्युनल हार्मनी, तो जो कम्युनल हार्मोनी है उसे एक थ्रेट है, क्योंकि काफ़ी इसमें तनाव आ सकता है देश के बीच में, दो समुदाय तीन समुदायों के बीच में, नहीं। और जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करेगी रिलीजन, तो जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना रिलीजन में सही नहीं है, क्योंकि जो कि हमें फंडामेंटल में भी राइट देता है अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना रिलीजन के मैटर में ये कहीं भी ठीक चीज़ नहीं है। एंड डिफिकल्टी ड्यू टू इंडिया डाइवर्सिटी, अब इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, उसकी डिफिकल्टीज आएंगी। लाइक जैसे हिंदू लोगों की ही बात करें तो हिंदू लोग सारे हिंदुओं पे एप्लीकेबल नहीं है। वो कस्टम और जैसे कि हम सपिंडा में शादी नहीं कर सकते हिंदू लोग में, लेकिन कुछ क्षेत्र में जैसे साउथ में चले जाएं तो वो सपिंडा में शादी करते हैं और कस्टम उन्हें वो परमिशन देता है। तो काफ़ी शेड्यूल ट्राइब्स और ये इस तरह के हिंदू में काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो यूसीसी तो एक बहुत अलग की चीज़ है कि सबके पर्सनल लोग अलग हैं, पारसी लोग अलग, मुस्लिम लोग अलग, और सब अपने कस्टम के हिसाब से चल रहे हैं और सब अपने रिलीजन एंड कस्टम के साथ में सेंटिमेंटल है। एंड नॉट येट द करेक्ट टाइम फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो क्या ये करेक्ट टाइम है इम्प्लीमेंटेशन का, जो कि अभी मुश्किल लगता है कि ये करेक्ट टाइम नहीं है इम्प्लीमेंटेशन का, इससे काफ़ी तनाव आ सकता है इन्हें। तो ये इसकी डिमेरिट्स हैं। आई होप गाइस आपको यूसीसी समझ में आ चुका होगा कि यूसीसी है क्या, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसकी क्या मेरिट्स हो सकती हैं एंड डिमेरिट्स हो सकती हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।